Dear viewers, welcome again, and I hope you will be fine. And in this video, we are going to discuss the last remaining questions of this very lesson. That's the Lament by Anton Chekhov, and this is the first lesson of textbook of English Literature for class 11th by J.K. Bose. तो lesson का जो text है वो already हमने discuss कर लिया. We have gone through the storyline, the text of this very lesson. तो इसके जो textual based questions है वो भी हमने देख लिया है. And here we have to discuss its last appreciation based questions. तो इसके साथ ये लेसन कंप्लीट हो जाएगी. तो ये लेसन ये जो क्वेश्चन हैं दीज आर एक्चुअली अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग योर एन्जॉयमेंट ऑफ द लेसन एंड योर अंडरस्टैंडिंग द थीम ऑफ दिस वेरी लेसन. आपने इस लेसन को कैसे लिया है, आपने इस लेसन को कैसा पाया है, तो ये उसी रिलेटेड क्वेश्चन हैं. योर ऑब्जर्वेशन एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस लेसन, आपकी जो अपनी ऑब्जर्वेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, या जो पर्सपेक्टिव आपका एक डेवलप हुआ अबाउट दिस वेरी लेसन वो क्या है. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेटिंग. जैसे ही स्टोरी शुरू होती है तो वहाँ पे एक सेटिंग पेश की जाती है. एक वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है या जो क्लाइमेट है वो हमारे सामने आ जाता है कि एक टांगे वाला होता है, वो बर्फ़ में रुका हुआ है, उस पर बर्फ़ गिर रही है, बट ही इज़ नॉट मूविंग, वो कोई हरकत नहीं कर रहा है. नीदर हिज हॉर्स, नहीं उसका घोड़ा इधर उधर हिल रहा है. हाउ डज दिस सर्व एज अ फिटिंग प्रिल्यूड टू द इवेंट्स डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी, एंड हाउ दिस सेटिंग एक्चुअली इज़ अ प्रिल्यूड एक्चुअली इज़ अ प्रोफेस टू द इवेंट्स डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी. कैसे ये जो सेटिंग यहाँ पे पेश की गई है ये हमें एक इशारा देती है कि जो इस लेसन में आने वाले अब इवेंट्स हैं, जो लेसन अब शुरू हो रही है, जो लेसन का एक वो स्ट्रीमिंग हो रही है वो कैसी होगी, लेसन किस टाइप की होगी, ये सीरियस होगी, कॉमिक होगी, ट्रैजिक होगी. तो वो जो थीम है उसकी तरफ ये सेटिंग इशारा कर रही है. तो ये अब हमको देखना है कि ये सेटिंग जो है और जो स्टोरी लाइन है कैसे एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं, कैसे उसका एक आगाज़ के तौर पे लिया गया है यहाँ. तो जो द स्टोरी बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेटिंग, हाउ डज दिस सर्व एज अ फिटिंग प्रिल्यूड टू द इवेंट्स डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी. द स्टोरी ऑफ इयाना पोटापाउ इज़ वन ऑफ सफरिंग. इसमें जो मेन कैरेक्टर है इस लेसन का दैट इज़ इयाना पोटापाउ. तो उसकी जो स्टोरी है यहाँ पे वो सफरिंग की है, तकलीफ, दुख की, मुसीबत की. द सेटिंग डिस्क्राइब्स इन द स्टोरी सेट इज़ द मूड ऑफ द रीडर. द एटमॉस्फेयर इज़ फुल ऑफ ग्लूम एंड डार्कनेस एज इट इज़ अ डे कवर्ड विद स्नो. जैसे ही लेसन शुरू हो रही है तो जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, उसका जो मूड है वो सेट हो जाता है. कैसे हो जाता है? द एटमॉस्फेयर इज़ फुल ऑफ ग्लूम, क्योंकि जब वो लेसन पढ़ ही रहा होता है तो उसको लगता है कि आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल ग्लोमी है. एंड डार्कनेस, एक तो अंधेरा छाया हुआ है और एक वो खामोशी छाई हुई है. एज इट इज़ अ डे कवर्ड विद स्नो, क्योंकि उस दिन बर्फ़ हुई है और पूरा जो ये इलाका है बर्फ़ से ढक चुका है. द ऑथर हैज़ ट्राई टू इवोक मेलनकली इन द रीडर्स हार्ट थ्रू द एनवायरनमेंट. जो ऑथर है वो रीडर के, पढ़ने वाले के हार्ट में, उसका जो दिल है उसमें एक मेलनकॉलिक वो क्रिएट करना चाहता है. एक वो बड़ा ही जो एरी एटमॉस्फेयर होता है, एक सीरियसनेस जो क्रिएट करना चाहता है थ्रू द एनवायरनमेंट ही डिस्क्राइब्स. उस एनवायरनमेंट से जो डिस्क्राइब कर रहा है, क्योंकि आसपास का जो इलाका है वहाँ पे बर्फ़ गिर रही होती है और लोग खामोशी से जा रहे हैं और एक शांति है. सो दैट द रीडर इज सेट इन ट्यून विद द मूड ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट. ताकि जो रीडर का जो मूड है और जो प्रोटोगोनिस्ट इयाना पोटापाउ का जो मूड है वो बिल्कुल यकसू हो जाए, उनमें एक प्रॉक्सिमिटी पैदा हो जाए. तो ऑथर डिस्क्राइब्स द पोजीशन एंड अपीयरेंस ऑफ इयाना. फिर ऑथर जो है वो इयाना की जो पोजीशन है और उसकी जो अपीयरेंस है उस पर बात कर रहा है कि वो घोड़े पे बिल्कुल वो साकिन खड़ा है. ही इज स्टैग्नेंट एंड द स्नो इज फॉलिंग ऑन हिज शोल्डर्स, बट ही इज़ नॉट थिंकिंग इट नेसेसरी टू रिमूव दैट वेरी स्नो फ्रॉम हिज शोल्डर्स और फ्रॉम द हॉर्स. तो न वो अपने कंधों से वो बर्फ़ हटा रहा है और नहीं वो ज़रूरी समझता है कि जो घोड़ा है उस पर वो बर्फ़ हटाई जाए. ही अपीयर्स लाइक अ फैंटम, वो एक भूत की तरह वहाँ पे खड़ा है. हु इज़ लॉस्ट, वो खोया हुआ है. एज इफ़ ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द वर्ल्ड एनी मोर. ऐसा लग रहा है जैसे इस बंदे का अभी इस दुनिया से कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इसमें दिलचस्पी नहीं है. एंड देन देयर इज़ अनअवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग्स एंड द स्नो दैट कवर्ड हिज आईलैशेस. वो बिल्कुल अनअवेयर है, जैसे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है जो इसके सराउंडिंग्स आसपास जो बर्फ़ गिर रही है. एंड द स्नो दैट कवर्ड हिज आईलैशेस, और वो बर्फ़ जो इसके आईलैशेस पे जमा हो रही है. तो इवन ऑन हिज हॉर्सेस बैक, और जो उसकी घोड़ी के बैक साइड पे जो बर्फ़ जमा हो रही है, इससे उसको कोई जैसे अवेयरनेस ही नहीं है, कोई इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है. दिस ऑल सेट्स द मूड परफेक्टली फॉर अ स्टोरी दैट इज टू अनकवर द प्रोटोगोनिस्ट लॉस एट विच ही लेमेंट्स. तो ये जो सेटिंग है यहाँ पे पेश की गई है स्टोरी के शुरू
शुरुआती हिस्से में ही, तो इससे एक मूड सेट किया जाता है रीडर का, क्योंकि फिर वो बाद में देखते हैं कि जो असल में इसका प्रोटोगोनिस्ट है इयाना पोटापाव, वो किस लॉस और किस नुकसान से गुजर चुका है, जिस पे वो लेमेंट कर रहा है, जिस पे उसको दुख है, तकलीफ़ है, जो वो दूसरों के साथ शेयर करना चाहता है. And then there is the second question: comment on the graphic detail with which the various passengers took Iona's cab. तो हमको वो सब चीज़ें बयान करनी हैं जो अलग अलग पैसेंजर्स जो थे जो इयोना के इस कैब में सवार हुए. तो ग्राफिक डिटेल कैसे थे वो, कैसी उनकी हालत थी, एक वो पिक्चर सी पेश करनी है. द ऑथर डिस्क्राइब द पैसेंजर्स दैट टुक इयोना's कार डिफाइनिंग देयर कैरेक्टर स्केच. जो ऑथर हैं वो यहाँ पे जब उन पैसेंजर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो इयाना के इस कैब में, इस टांगे में, इस स्लेज में सवार हुए, तो उनका एक कैरेक्टर स्केच हमारे सामने आ जाता है. द फर्स्ट वन वाज द ऑफिसर. पहला जो था वो एक ऑफिसर था. इट गिव्स एन इमेज ऑफ द इम्पेशंस दैट द पुलिस पर्सनल हैव. तो इसमें हमें एक वो इम्पेशंस, एक वो बेसब्री, एक वो जल्दी नज़र आती हैं जो एक सरकारी ऑफिसर, खासकर पुलिस या एक फ़ौजी जो होता है उसमें होती हैं. द कैरेक्टर्स पोर्ट्रे द सोसाइटी वी लिव इन. जो कैरेक्टर्स हैं वो हम उस सोसाइटी को पोर्ट्रे कर रहे हैं जिसमें वो रहते हैं. दैट मीन्स हम देख रहे हैं कि जो भी बंदा इस इयाना के टांगे में सवार होता है, किसी में भी पेशेंस नहीं है, कोई भी इंतज़ार करने को तैयार नहीं है, किसी में भी वो सब्र नहीं है. हाउ अ ड्रंकार्ड माइट रिएक्ट टू समवन's grief and how a police officer would be concerned about someone's loss. हम देखते हैं कि इसमें एक ड्रंकार्ड होते हैं, जो वो 3 दोस्त होते हैं, उनका रिएक्शन क्या होता है एक ऐसे बंदे के बारे में जो दुख तकलीफ में घिरा हुआ है. दैट मीन्स दे आर लीस्ट कंसर्नड अबाउट हिज ग्रीफ, और इंस्टेड में वो उसका मजाक उड़ाते हैं इस इयानो का. एंड हाउ अ पुलिस ऑफिसर वुड बी अनकंसर्नड अबाउट समवन's लॉस. और कैसा एक पुलिस अफसर को हम देखते हैं वो बिल्कुल एक अनकंसर्नड है, उसको कोई फिक्र नहीं है कि कोई बंदा जो है वो लॉस में चला गया है, उसका कुछ नुकसान हुआ है. इवन द बॉय इन द स्टैबल डिड नॉट पे एनी हीट टू इयाना's स्टोरी. जब हम देखते हैं कि इयाना जब फाइनली जब स्टैबल में चला जाता है, जहाँ पे वो काफ़ी सारे जो वो स्लेज ड्राइवर सोए हुए होते हैं, तो उनमें से एक जो वो लड़का होता है वो भी इयाना की स्टोरी की तरह बिल्कुल कोई ध्यान नहीं देता है. Nobody in the busy world had the time to stop and listen to what the poor old cab driver had to say. अब फाइनली हम देखते हैं कि कोई भी इस दुनिया में इस कैब ड्राइवर की जो स्टोरी है उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है. नो वन हैज़ एनफ टाइम टू लिसन टू द स्टोरी ऑफ दिस कैब ड्राइवर. किसी बंदे के पास भी इतना वक्त नहीं है कि वो इसकी स्टोरी को सुने, इसके दुख, इसका जो दुख है या तकलीफ है उसको बांट सके. सो ये जो कैरेक्टर स्केच हैं ये यहाँ पे पेश किया गया है ऑफ द वेरी दिस पैसेंजर्स जो इस इयाना के इस स्लेज में सवार हुए. देन द क्वेश्चन थर्ड इज अ स्टोरी. शॉर्ट स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ सिंगल इंपॉर्टेंट इवेंट. डिस्कस हाउ द नैरेटिव इज वूवन अराउंड दिस सेंट्रल फैक्ट. जो शॉर्ट स्टोरी है वो एक सिंगल इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे इसके इर्द गिर्द घूम रही हैं. इट इज़ रिवॉल्विंग अबाउट दिस इंपॉर्टेंट इवेंट. और वो इवेंट क्या है और कैसे जो नैरेटिव है, इस स्टोरी है, इसके इर्द गिर्द जो है वो कर रही है, इसके इर्द गिर्द घूम रही है. तो जो इसमें जो मेन इवेंट है वो ये है कि इयाना पोटापाव का जो सन है, यंग सन है, डाइड अ वीक एगो, एक हफ्ते पहले ही उसकी डेथ हो गई है. और इयाना जो है वो अपना दुख दर्द जो है वो शेयर करना चाहता है, बट ही इज़ नॉट फाइंडिंग एनी वन हु इज़ रेडी टू लिसन टू हिज स्टोरी. द स्टोरी हैज़ अ सिंपल प्लॉट एंड रिवॉल्व्स अराउंड इट. स्टोरी का जो प्लॉट है वो सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई यू टर्न नहीं है, कोई वो रेवलेशन नहीं है. इयाना पोटापाव एन एजिंग मैन, ए पुअर रशियन कैब ड्राइवर, लॉस्ट हिज डियर अर्लियर वीक. इसमें जो मेन कैरेक्टर है इयाना पोटापाव, वो एक एजिंग, एक बूढ़ा आदमी है और एक गरीब रशियन कैब ड्राइवर है जो वो स्लेज या टांगा चलाता है. लॉस्ट हिज डियर अर्लियर वीक, जिसके एक हफ्ते पहले ही उसकी बेटी की डेथ हो गई है. A load that he carries weighing his heart. एक ऐसा बोझ जो उसके दिल पे सवार है. Iona wishes to speak and share his grief desperately with someone. And now Iona wants to speak and talk with someone in order to lessen his grief. Iona अब दूसरे के साथ, किसी दूसरे बंदे के साथ बात करना चाहता है ताकि उसका जो दुख दर्द है वो थोड़ा कम हो जाए. Thus on finding no companion or friend to mourn over his grief, he tries to share it with everyone he comes across.
चूँकि इयानो का कोई कंपेनियन है, कोई फ्रेंड नहीं है जो इसके इस दुख में इसका शरीक हो जाए, तो वो चाहता है कि जो भी बंदा उसके सामने आ जाता है, जिससे भी उसकी मुलाकात हो जाती है, ही ट्राइज़ टू शेयर हिज ग्रीफ, वो इसको अपनी कहानी बताना शुरू कर देता है। ही ट्राइज़ टू शेयर इट विद द पैसेंजर्स दैट बोर्ड हिज स्लेज, वो अपने उन सवारियों के साथ भी ये चीज़ शेयर करना चाहते हैं जो इसमें इसके इस स्लेज टांगे में सवार हुए थे। ओनली टू फाइंड हाउ डिसइंटरेस्टेड एवरीवन इज़ इन हिज स्टोरी, लेकिन उसको खाली ये चीज़ नज़र आती है कि कोई भी इसकी स्टोरी में इंटरेस्टेड नहीं है। हिज एगोनी ग्रोज एंड ही इज़ थ्रोन इनटू द डिस्पायर, उसकी जो एगनी है, दुख दर्द, वो बढ़ जाती हैं क्योंकि वो एक नाउमीदी के एक गड्ढे में जैसे गिर जाता है। ऑल द वाइल देयर इज़ वन थिंग दैट रिमेन्स कांस्टेंट इन द स्टोरी, द लॉस इयोना सफर्स एंड हिज अटेम्प्ट टू ओवरकम इट, लेकिन एक चीज़ इस स्टोरी में अभी भी चल रही है, वो ये है कि वो लॉस जो इयोना को हुआ है, वो नुकसान जो इयोना का हुआ है, और वो दुख दर्द जो कि इसके दिल में है, तो यही चीज़ इसमें कांस्टेंट है जिसको वो ओवरकम करना चाहता है। सो ओवरवेल्म्ड इज़ द ओल्ड फादर दैट ही फाइनली डिसाइडेड टू गो एंड टॉक हिज हार्ट आउट टू हिज हॉर्स, ये चूँकि इतना ज़्यादा दुखी है, इतना ज़्यादा इसका दिल बोझल है कि फाइनली ये जो बूढ़ा बाप है, जो इयाना पोटापाव है, ये फाइनली डिसाइड करता है कि ये जाए अपने घोड़े के पास और उसको अपनी दिल की बात बताए। द हॉर्स प्रूव्स टू बी अ ट्रू कंपेनियन, ये जो घोड़ा है ये सच में उसका हकीकी साथी साबित हो जाता है। I listened to Iana's story patiently while munching hay, और ये जो घोड़ा है ये इसकी कहानी बड़े सब्र ताब से सुनता है जब वो घास फूस खा रहा होता है। सो फाइनली हम देखते हैं कि इयाना जो है वो अपनी कहानी अपने इस घोड़े को नरेट करता है, उसके सामने अपने दिल की बात रखता है। And now there is the last question, and the last question is the story begins and ends with Iona and his horse. हम देखते हैं कि जो स्टोरी है वो बिगिन और एंड होती है इयोना के घोड़े से। कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टू द प्लॉट ऑफ द स्टोरी, आपको इसकी जो सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, वो क्या है कि कैसे ये जो घोड़ा और इयोना, वो लेसन के शुरू में हम देखते हैं और लेसन के एंड में भी यही दो होते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इन रिलेशन टू दिस वेरी स्टोरी, इस स्टोरी में इन दो की अहमियत क्या है। The story is a satire on human is disengaged humans or that one has to find a true companion in an animal। जो स्टोरी है वो असल में एक तंज है, एक हिजो है, एक बर्लेसिक है ऑन ह्यूमंस, उन इंसानों पे, डिसएंगेज्ड ह्यूमंस, दैट वन हैज़ टू फाइंड ए ट्रू कंपेनियन इन एन एनिमल, कि एक इंसान दूसरे की इंसान की बात सुनने को तैयार नहीं है, और फाइनली वो जो बंदा है वो अपनी कहानी एक जानवर को बताने पे मजबूर होता है। इयाना फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी इज प्रोटोगोनिस्ट विद हिज हॉर्स, इयाना को हम देखते हैं कि लेसन के बिगनिंग में ही उसको पोर्ट्रे किया गया है अपने घोड़े के साथ, जहाँ जहाँ इयाना है वहाँ पे उसका वो लिटिल वाइट हॉर्स भी है। इन द बिगनिंग व्हाइल इयाना इज स्ट्रक विद हिज लॉस एंड इज मेलनकॉलिक, ही एंड हिज हॉर्स स्टूड अनमूव्ड। लेसन के शुरू में हम देखते हैं कि इयाना जो चूँकि इस दुख से अभी अभी गुजरा है, इस नुकसान से अभी अभी गुजरा है, बड़ा मेलनकॉलिक है, बड़ा दुखी है, और उसका जो वो और उसका जो घोड़ा है, दे आर अनमूव्ड, दे आर स्टैगनेंट, वो जैसे एक जगह वो जम गए हैं। इट अपीयर दैट दे बोथ शेयर सिमिलर ग्रीफ, ऐसा लगता है कि दोनों एक ही दुख से गुजरे हैं या दोनों एक ही तकलीफ में हैं। बोथ सीम अनअवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स एंड ऑफ द हैवी स्नो, दोनों को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है और जो ये बर्फ़ गिर रही है। द हॉर्स फॉर बीइंग ए स्लेव एनिमल एट इयाना ड्यू टू हिज ग्रीफ, हॉर्स चूँकि इस वजह से खामोश है क्योंकि वो एक स्लेव एनिमल है, अपने मालिक के मातहत है, जैसा मालिक उसको कहेगा वैसा ही वो करेगा। और इयाना जो है ड्यू टू हिज ग्रीफ, इयाना चूँकि अपने दुख से गिरा हुआ है, दुख में फंसा हुआ है। द स्टोरी narrates how इयाना lashes his frustration by brandishing the horse unnecessarily, स्टोरी में भी हम ये देखते हैं कि इयाना अपनी इस फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए कैसे इस घोड़े को वो हंटर मार रहा है अननेसेसरली, बिल्कुल गैर ज़रूरी तौर पे। यार द हॉर्स इज़ फेथफुल टू हिज मास्टर, लेकिन हम देखते हैं कि हॉर्स जो है वो अपने मालिक का वफादार है, उसी की ही सुनता है। इवन बाय द एंड ऑफ स्टोरी इयाना इज फेल्ट अनहर्ड एंड हिज हैवी हार्ट नोज नो वन टू रिलीज। लेसन के आखिर में हम ये भी देखते हैं कि इयाना की कोई बात नहीं सुन रहा है और वो अपने दिल की जो हालत है किसी के सामने बयान नहीं कर रहा है। टू रिलीज दिस इज बर्डन ही फाइंड सोलेज इन द कंपनी ऑफ हिज हॉर्स अगेन, अपने इस दुख को कम करने के लिए वो फिर से अपने इसी घोड़े के पास चला जाता है। ही गोस आफ्टर हिम एंड गिव्स हिम हेयर टू मच, वो इसके पास जाता है और उसको वो घास चबाने के लिए देता है, खाने के लिए। व्हाइल ही गोज ऑन स्पीकिंग
जब वो अपनी इस कहानी को बयान कर रहा होता है तो द साइलेंट एनिमल, इस खामोश जानवर के सामने, एक्सप्लेनिंग हाउ ही लॉस्ट हिज यंग सन, कैसे उसने अपने इस नौजवान बेटे को खोया। ही ग्रीव नाउ दैट ही इज़ ओल्ड एंड पुअर, वो इस तकलीफ़ में है कि वो उसको बयान बोल रहा है कि अब वो चूँकि बूढ़ा है, गरीब है, टू मेक थिंग्स वर्स ही विल बी हैविंग ट्रबल अर्निंग, और अब इसके लिए ये मुसीबत भी है कि उसको अर्निंग करने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो द एनिमल नॉट श्योर इफ़ अंडरस्टूड व्हाट हिज मास्टर सेड, हमें ये पता नहीं है कि ये जानवर चूँकि हैं इसको अपने मालिक की बात समझ आ भी रही है या नहीं आ रही हैं। और मीन इट साइलेंट, वो खामोशी से ये चीज़ें सुन रहा है। एंड हर्ड इट ऑल पीसफुली, बड़ी अमन और बड़ी शांति के साथ अपने मालिक की बातें सुन रहा है। प्रूविंग इट्स फेथफुलनेस टू हिज मास्टर, और इससे हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि ये जो जानवर हैं ये अपने मालिक का बड़ा वफादार है। सो डियर व्यूअर्स, दीज वर द एप्रिसिएशन बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ द लेसन, दैट्स द लैमेंट बाय एंटोन चेखव। एंड फाइनली वी हैव फिनिश्ड दिस लेसन। और यहाँ पे जो दो सजेस्टेड रीडिंग्स हैं दैट यू नीड टू रीड, व्हाट मैन लिव बाय लियो टॉलस्टॉय की एक मशहूर जो लेसन है व्हाट मैन लिव बाय, तो ये भी रशियन स्टोरी है। और इसका जो एक वो एटमॉस्फेयर है वो, या एक वो सेटिंग है वो इस लेसन से मिलती जुलती है। तो ये आपको पढ़नी है। यहाँ पे दो फरिश्ते जो ज़मीन पे, एक फरिश्ता जो ज़मीन पे उतर आता है, तो ये उसी से रिलेटेड है। और कैसे वो लोगों को कैसा पाता है, तो किस टाइप के लोगों से उसकी मुलाकात हो जाती हैं। एंड द ओवर कोड बाय एन गोगोल, तो ये दूसरी लेसन है एन गोगोल की, कोई दूसरा राइटर है। इसकी जो लेसन है कोई शॉर्ट स्टोरी है ओवरकोट, तो ये भी आपको पढ़नी है। और इस लेसन में हम ये भी देखते हैं कि इस फरिश्ते को उसके गुनाहों की सज़ा मिल जाती है, और जब उसकी सज़ा ख़त्म हो जाती है तो फिर से वो आसमान की तरफ चला जाता है। सो यू नीड टू गो थ्रू दीज लेसन्स, आपको ये दो लेसन्स पढ़ने चाहिए ताकि आपकी जो लिटरेचर का जो टेस्ट है या अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो जाए। सो डियर व्यूअर्स, दिस वाज द लेसन द लैमेंट दैट वी हैव फिनिश्ड, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन, दैट्स द रॉकिंग हॉर्स विनर्स बाय D.H. लॉरेंस। ये एक ब्रिटिश इंग्लिश राइटर हैं, तो इसकी लेसन जो है, अगली लेसन काफ़ी लंबी लेसन है, तो इसको हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। सो अगर आपको ये लेसन समझ आई हो और जो क्वेश्चन हैं ये भी समझ आए हो, तो इसको ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।